हाँ जी। सो गुड इवनिंग वंस अगेन। वेलकम टू एजुफर टेक। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, वेलकम बैक। तो अभी क्या कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं प्री स्ट्रेसिंग के ही। पहले इसको ख़त्म करते हैं, इसके बाद आईएलडी करेंगे। आज लगभग 2 घंटे ही क्लास आपकी हो जाएगी, तो काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आप कर लेंगे उनको मैं छोड़ता जाऊंगा, और जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करते जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको फटाफट कर लीजिए। A pre-stressed concrete beam of cross-section area A, moment of inertia I, distance of top extreme fiber from neutral axis is yt, and distance of bottom extreme fiber from neutral axis is yb, is subjected to pre-stressing force such that stress at top fiber is 0. What is the value of eccentricity? तो एसेंट्रिसिटी को आपने रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म में बताना है। ठीक है, आंसर भी सभी का आ गया है। ठीक है, हाँ, गुड नाइट, बाय बाय। चलिए, तो क्या करना है आपने, क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और बीम का क्रॉस सेक्शन का टाइप नहीं रहे तो रेक्टेंगल मानने की भी कोई जरूरत नहीं है, कैसा भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, टॉप फाइबर पर स्ट्रेस को जीरो करना है। इसका मतलब सिग्मा टॉप को कैसे लिखोगे आप, पी अपॉन ए माइनस का एम बाई जेड लिखोगे। तो ये क्या रहेगा, पी अपॉन ए माइनस, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एम अपॉन आई और इंटू वाई टी हो जाएगा। और इसको आप क्या कर देना, जीरो कर देना। तो P अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई इंटू वाई टॉप। ठीक है, और m क्या हो जाएगा आपके पास, m की वैल्यू आप लिख दोगे P इंटू ई हो जाएगा। भैया P से P कैंसिल हो गया, तो यहां से एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी I अपॉन ए अपॉन वाई टी अपॉन में आ जाएगा। अब आपको मालूम है रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, अंडर रूट में I अपॉन ए होता है। तो I अपॉन ए क्या रहेगा, आर स्क्वायर, तो ये रहेगा आर स्क्वायर अपॉन वाई टी। पीपी की वॉइस आ रही है, मतलब पीपी की वॉइस कैसे आ रही है, कौन पीपी बजा रहा है। आई अपॉन ए होता है, तो आई अपॉन ए क्या देगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन वाई टी। इसमें तो कोई नहीं आ रही, यहाँ तो नहीं आ रही। दिलीप देखो, तुम्हारे आसपास तो कोई पीपी नहीं बज रही। गुड इवनिंग। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है, रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो फटाफट। An ordinary mild steel bar has been pre-stressed to a working stress of 200 megapascal. Young's modulus is 200 gigapascal. Permanent negative strain due to shrinkage and creep is 0.0008. How much is the effective stress left in steel? अच्छा, क्वेश्चन कर लिए तो बहुत बढ़िया किया। सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे, सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे नहीं करा रहे।
बाकी सबने भी किए क्या? बाकी सबने भी कर लिए? तो सोल्यूशन में एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट ताकि टाइम बच जाएगा। लॉस ऑफ स्ट्रेन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज कितना है? 0.008 है। तो लॉस इन प्री स्ट्रेसिंग क्या होगा? स्ट्रेन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, तो 0.0008 इंटू 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, गीगा पास्कल है ना, तो 160 का लॉस हो गया। अब प्री स्ट्रेस थी कितनी? 200, तो 200 में से 160 गया तो बचा कितना? 40। बचा कितना? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दी, कृपया कर यहाँ पर वायोलेंस की बातें ना करें, ठीक है, हिंसा से दूर रहें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? प्री स्ट्रेसिंग एंकरेज यूनिट्स यूजिंग मल्टीपल वायर केबल्स एग्जिस्ट इन। ये तो प्री टेंशन का था, ली मैकॉल में सिंगल वायर सिस्टम यूज करते हैं। अब बचा फ्रेनेट एंड गिफॉर्ड यूडाल, इसमें स्प्लिट सिस्टम था। ठीक है, तो आंसर आप क्या याद रखेंगे इसका भैया? ए याद रख लीजिएगा, ये इस सिस्टम की स्पेशलिटी भी है। द मेन एडवांटेज ऑफ फ्रेसिनेट सिस्टम इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ वायर्स और स्ट्रैंड्स कैन बी साइमल्टेनियसली टेंशन यूजिंग द डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक जैक एंड एंकरेज यूनिट्स। तो देखिए फ्रेसिनेट में 2 एस हैं, ठीक है, 2 एस है, तो ठीक है, तो एस फॉर स्ट्रैंड, मल्टीपल स्ट्रैंड एंड देन साइमल्टेनियसली, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। What is the allowable upward deflection in a pre-stressed concrete member under serviceability condition? क्या देखिए, जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है वो स्पैन अपॉन 300 है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना है? स्पैन अपॉन 300 है, ठीक है। और जो डाउनवर्ड होगा फाइनल, वो स्पैन अपॉन 250 होगा, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड वाला होगा वो स्पैन अपॉन 250 और जो अपवर्ड है वो स्पैन अपॉन 300, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the limiting principal tensile strength pre-stress uncracked concrete member of M25 grade? तो लिमिटिंग प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला है 0.24 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज इन दिस कोड। तो सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू आएगी 1.2, 1.2 ऑप्शन में नहीं तो 1 पर टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन हो ही गया आपका, आंसर ए ही हो जाएगा इसका। ग्रेटर ऑफ 40 mm एंड 5 mm प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, ये कोडल प्रोविजन हो गया आपका। हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज्ड इन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट कैन टेक हाउ मच मैक्सिमम स्ट्रेन? तो 4%, 4% मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री टेंशन बीम्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज और आर नॉट कंसिडर्ड? तो फ्रिक्शन और एंकर लॉस, फ्रिक्शन एंड एंकर लॉस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो यानी कि 1 और 5, 1 और 5। बट प्रॉब्लम क्या है कि 1 को 2 और 3 के साथ दे रखा है ऑप्शंस में, तो अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, दैट इज सी, 5 ओनली, दैट इज ओनली 5। हालांकि 1 भी होता बट 1 को ए के साथ रख दिया, इसलिए फिर आपको ऑप्शन सी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन अ वायर अंडर थर्मल स्ट्रेसिंग कैन बी एस्टिमेटेड, कैन बी एस्टिमेटेड, थर्मल स्ट्रेसिंग
प्रेशर गेज विद जैक, इलोंगेशन ऑफ वायर, टेम्परेचर राइज। तो इलोंगेशन वायर का मालूम चल जाएगा तो उससे थर्मल स्ट्रेन आ जाएगी, और टेम्परेचर की थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 और 3, तीन में से केवल कोई 2 ही चुन सकते हो, ठीक है, तो 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पहले ही करवा दिया। फॉर अ रेक्टेंगुलर प्री स्ट्रेस बीम डिजाइन फॉर ऑपरेटिंग स्ट्रेस कंडीशन, व्हाट इज द मैक्सिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स? तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सिग्मा सी इंटू डी, और उसको क्या कर देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी करवा दिया शाम वाली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। व्हाट इज द, एक्चुअली मैं कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहता है ना, क्योंकि बात हमारी और आपकी बात ये हुई थी ना कि ये क्वेश्चंस मैं करा दूं और आप अपना अलग से करते रहेंगे, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं ही करवा दूं। नहीं तो एक बार को मैं कहने वाला था कि आप कर लेना खुद से, बट फिर मैंने कहा कि पहले एक बार बात हो गई कि क्वेश्चंस मैं कराऊं, आप अपना अलग से करते रहेंगे, इस वजह से। What is a tendon profile in which the eccentricity is proportional to the bending moment caused by any loading on a rigidly supported indeterminate structure at all cross section? तो concordant profile, indeterminate structure आ जाए तो वहां पर सीधे concordant profile बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is correct? Fully pre-stressed concrete beams, fully pre-stressed concrete beams resist all the working loads by pre-stress, yes, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फुल्ली प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम्स क्या करेंगी, सभी वर्किंग लोड्स को फुल्ली रजिस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड लोड टू बी कंसिडर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम प्रोवाइडेड विद अ पैराबोलिक केबल? तो नेट लोड निकालना है, तो नेट लोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 30 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, और इस केबल की वजह से जो अपवर्ड लोड लगेगा बैलेंसिंग की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा 1000 किलो न्यूटन, और इनटू क्या 0.2 है ना, और इजिकल्स टू क्या रहेगा WL²/8, तो यहां से W निकाल लेना। अब ये W क्या आएगा, अपवर्ड लोड इंटेंसिटी आएगी, तो W की वैल्यू आप सॉल्व करना, शायद 16 आएगा, ठीक है। तो ऊपर से लग रहा है 30, नीचे से लग रहा है 16, नेट कितना बचा, 14 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a simply supported concrete beam pre-stressed with a force of इतना is designed by load balancing concept, span इतना, load इतना, central dip, अगेन सेम फॉर्मूला हो जाएगा, E की वैल्यू 200 आगे रिपीटेड है, ठीक है। In pre-stressed concrete member the shear force depends on distributed load, torsion, concentrated load, variation in net bending moment, B is equals to dm/dx, D हो जाएगा, in case of Magnell-Blatten system of pre-stressing
ईच सैंडविच प्लेट कैन जनरली एंकर 4 पेयर्स ऑफ वायर्स यानी कि 8। इसको याद रखना है इसके साथ, ठीक है, ये कीवर्ड है, बाद में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर द बर्स्टिंग स्ट्रेस इज डेवलप एट कहाँ, एंकरेज जोन पर, एंकरेज जोन पर डेवलप होंगी लास्ट में, वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pre-stressed concrete section is said to have failed in strength at the moment when all the material in the section has exhausted its। pre-stressed concrete section को कब फेल मानोगे, जब स्ट्रेस एक्सीड कर जाए, स्ट्रेन लिमिटेशंस हो जाए, स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन लिमिटेशंस, ठीक है, तो इसका आंसर है स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन लिमिटेशंस, ठीक है, दोनों, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस। तो रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस को क्या करते थे, टोटल के परसेंटेज का मानते थे, तो अप्लाइड स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका 2 से 5% लेना है तो पहले पर डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ स्टील पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। आंसर क्या रहेगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a certain set of external loads concordant profile in a pre-stress beam represents to some scale d। तो concordant profile को किसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट BMD के अकॉर्डिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्क्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दे रखा है, एसेंट्रिसिटी दी है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करेंगे, P अपॉन ए प्लस एम बाई जेड कर देंगे, P अपॉन ए प्लस एम बाई जेड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्ट्रेसिंग इन कॉन्क्रीट कैन बी डन बाई मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक यूज करते हैं, थर्मल मेथड बिल्कुल हीटिंग के थ्रू करते हैं, सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग टेंडन को खींचते हैं तो एंकर जो होते हैं वो रेस्पेक्ट में स्लिप करते हैं, ठीक है, सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्थ है बाय द यूज ऑफ एक्सपेंडिंग सीमेंट, बिल्कुल एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करने से क्या होता है, कंक्रीट एक्सपेंड करना चाहती है बट स्टील एक्सपेंड करने देगी नहीं, तो उससे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगी, तो डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप ऑफ 3 mm। नहीं, ये सारे सवाल बहुत, अच्छा मैं रुक कर बोलूं तो बताओ, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इन पर टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। PDF दूंगा, एक बार रीडिंग मार लेना बस, मतलब उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं है, क्या करें, एक बार रीडिंग कर लोगे तो भी हो जाएगा। अब इसी में है, अब देखो एंकरेज स्लिप दे रखी है 3 mm की और बीम की लेंथ दे रखी है, तो कितनी स्ट्रेन लॉस्ट हो जाएगी, 3 mm अपॉन 30 into 1000। फिर क्या करोगे, स्ट्रेन जो लॉस किया उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो स्ट्रेस लॉस आ जाएगा। इनिशियल 1200 में से माइनस कर दोगे, बची हुई स्ट्रेस आ जाएगी, उसमें क्या है, या आपको निकालना क्या, परसेंटेज में निकालना, तो डिवाइड करके निकाल दो, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन ही नहीं। आप देखो ना यार इसमें क्या है, तो लॉस इन इनिशियल स्ट्रेन ऑफ टेंडन, तो 3 अपॉन 30,000 mm इतना आ गया, ई से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना लॉस आ गया, तो परसेंटेज लॉस के लिए डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक रेक्टेंगुलर बीम आपको दे रखी है, कह रहा था अबव फिगर रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ अ प्री स्ट्रेस्ड बीम
for no tension design where sigma c is the permissible stress in concrete, the total moment carrying capacity. तो आपको क्या बताया था कि भाई इस तरीके का ये रहेगा। अब इसका जो फोर्स लगेगा, जो टोटल फोर्स लगेगा वो यहां लगेगा, यहां पर, और ये क्या होगा, हाफ सिग्मा सी इंटू बी डी ये होगा। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2 माइनस d/3। क्यों, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितनी होगी d/3 और ये कितनी बच गई d/2 माइनस d/3, यानी कि कितनी रहेगी डिस्टेंस d/6 हो जाएगी। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या दे देगा, मोमेंट दे देगा। तो क्या देगा BD²/12 इंटू सिग्मा सी आ जाएगा। यही क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन गलत दिया था, अगली बार इंप्रूव करके दिया उन्होंने, उसको फिर करेक्ट करके भेजा अगले साल। तो इसको ऐसे कर लो। एक दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, दूसरा तरीका ये है कि P/A माइनस का m/z इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या देगी P/A इंटू z। P हमने निकाल रखा है सिग्मा सी इंटू BD/2, ये लोड हो गया, ये z हो गया BD²/6 और अपॉन BD हो गया, इससे भी सेम वैल्यू। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concordant cable profile in pre-stressed concrete is parallel to the beam axis, one which coincides with the centroidal axis, one which does not cause secondary stresses. इसका आंसर है सी, one which does not causes secondary stresses। सेकेंडरी स्ट्रेसेस के साथ साथ कभी कभी यहां पर सपोर्ट रिएक्शन भी लिख देता है। इसका आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इसके अंदर प्री स्ट्रेसिंग होती तो ये इस तरीके से उठने को फ्री थी, अगर ये प्री स्ट्रेसिंग बीम होती तो हॉगिंग के लिए फ्री थी, इस तरीके से क्या हो जाता है, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता। लेकिन सपोज करो अगर ये बीम कॉन्टिन्यूअस हो जाए, अगर ये बीम कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो फिर क्या होगा, ये पॉइंट यहां नीचे आएगा तो यहां से एक्स्ट्रा रिएक्शन आएंगी जिसकी वजह से मोमेंट डेवलप होंगे, यहां पर क्या डेवलप होंगे, मोमेंट डेवलप होने लगेंगे। लेकिन अगर हम कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह से यहां पर जो सपोर्ट पर जो बेंडिंग मोमेंट आएंगे वो नहीं आएंगे। नो सेकेंडरी स्ट्रेस, नो सपोर्ट रिएक्शन, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास आपकी पता है 10:10 पे ही स्टार्ट होने वाली थी, क्लास स्टार्ट ही हो रही थी तभी मेरे फ्रेंड का मैसेज आया, उसने कुछ मैसेज लिखा होगा फिर वो डिलीट कर दिया। तो मैंने पूछा भाई क्या भेजा था, क्या डिलीट, तो बोला कुछ नहीं। मैंने कुछ तो बात होगी। मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई बचपन का जिगरी दोस्त है, पता नहीं किस बात पे नाराज हो रहा है। तो वही कहने लगा यार, मतलब वो पहले एक्चुअल में यहाँ जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था वो वहीं कॉलेज के कैंपस में शिफ्ट हो गया था, यहीं पास के रहने वाला है वैसे तो। अब लेकिन वो अब कॉलेज 3 साल हो गए थे, वो कॉलेज में ही रहता था तो मुलाकात हो नहीं पाती थी, तो कॉलेज काफ़ी दूर है यहाँ से जिस कॉलेज में वो पढ़ाता है। अब वो घर आ गया, लेकिन मैं वो तो फिर भी एक आध बार मिलने आ गया, मैं जा ही नहीं पाया। तो मैंने कहा भाई तो मिलने की शिकायत कर रहा है, मैं तो सर इस समय तो ढंग से बात भी नहीं कर सकता, क्लास है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर्स एट, कहां पर होगा, एंकरेज जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा क्या, इन प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज क्या, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंशन स्टील।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंशन स्टील। कॉमन सेंस वाले सवाल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, 10-15 दिन की बात है। इनफैक्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा आप। ये आज किसी ने शेयर किया था, आज किसी ने शेयर किया था, मिल्खा सिंह की बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, उसका लास्ट पेज है, उस लास्ट पेज में 2 लाइन लिखी है उसने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मतलब क्या है कि बीज को भी ग्रो करने के लिए, कुछ बनने के लिए, पौधा बनने के लिए, फूल बनने के लिए पहले क्या मिट्टी में मिलना पड़ता है, मतलब सब कुछ भुलाना पड़ता है। तो सब कुछ भुलाकर, सब कुछ मिटाकर पहले खाक में मिल जाओ, ठीक है, फिर जब उभरोगे तो शायद फूल बनकर खिलोगे। तो अब हमारा, आपका हमारा यही टाइम चल रहा है कि अभी सब कुछ भुलाकर वास्तव में, ठीक है, खाक में मिल जाइए और उसके बाद में चारों तरफ खुशबू फैलाइए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप अपवर्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, और उस अपवर्ड इंटेंसिटी की वजह से जो रिएक्शन आएगी अपवर्ड, वो WL/2 हो जाएगी, ठीक है, WL/2 आ जाएगी, ठीक। और उसको आप क्या करेंगे, शियर फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो जो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो आप पोस्ट टेंशन बीम ऑफ स्पैन इतना, प्री स्ट्रेस विद 20 नंबर्स ऑफ 40 mm डायमीटर केबल, ईच स्ट्रेस टू 1500 मेगा पास्कल, तो टोटल एरिया को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फोर्स निकल कर आएगा P। SNT सपोर्ट पर 0, मिडिल में 500, वेरिंग पैराबोलिकली, इफ द शियर फोर्स एट द सपोर्ट सेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल शियर फोर्स दे रखा है, तो नियरेस्ट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय स्ट्रव, यानी कि डिजाइन शियर फोर्स बताना है। अब ये क्वेश्चन है जो इस तरह के आजकल पूछे जा रहे हैं, उस टाइप का कुछ। तो हमें मालूम है WL²/8 = PE होता है, तो W अपवर्ड लोड इंटेंसिटी आ जाएगी, तो 8, लेकिन P निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस इंटू 20 वायर है, 20 वायर का एरिया π/4d², इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एसेंट्रिसिटी 500 और लेंथ आपने ये कर दिया, तो ये से लोड आ गया, किलोन्यूटन पर मीटर में इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, प्रज्ञा तो ऐसे पूछे, डिम्पल तुम कल लास्ट में गायब हो गई थी, जैसे एवेंजर में थानोस की चुटकी से गायब हो जाते हैं ना, कि अरे तुम तो गायब हो गए थे, आज लौट के कैसे आ गए। ठीक है, कोई जल्दी जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर ये इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे W आ गया तो WL/2 करके डायरेक्टली एक ही स्टेप में WL/2 करके माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले टोटल लोड निकाला है, फिर उसका हाफ करके, ठीक है, फिर हाफ निकाला है और फिर माइनस करेंगे, ठीक है, फिर माइनस करेंगे, माइनस करके ये आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे मैंने ये देखा है कि कुछ खास, अभी डिम्पल सिंगाटिया से याद आया, वो डिम्पल कपाड़िया, अभी कोई मैं वेब सीरीज देख रहा था, पता नहीं कौन से, टेनेट करके कुछ थे, है शायद, टेनेट करके मूवी थी शायद मेरे ख्याल से, हाँ हॉलीवुड की। उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर आप देखो कुछ कामयाब लोग होते हैं उनके सरनेम बड़े डिफरेंट होते हैं। डिम्पल सिंगाटिया, डिम्पल कपाड़िया, सचिन तेंदुलकर, अजित आगरकर, विनोद कांबली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, पता नहीं ऐसे नाम, नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। तो ऐसे सरनेम होते हैं जो जनरली मिलते नहीं है। अब थोड़े शर्मा वर्मा आने लगे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, है ना, बहुत कम नाम, कम सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा तो बहुत कॉमन सरनेम है। ये कौन है? विजय विजय देवरा कोंडा, ये कौन है भैया? नहीं तो कोई बात नहीं, अब इस बात में खुश हो जाओ ना कि अब कॉमन नेम वाले भी आ रहे हैं। मैंने बोला था अब शर्मा वर्मा भी आ रहे हैं, रोहित शर्मा आ गए हैं ना, अब तो शर्मा जी भी आ रहे हैं। एक नवदीप सैनी भी आ गया था, अब तो बॉलर था टीम में है। अब कॉमन सरनेम वालों का भी नंबर आ रहा है धीरे धीरे। हाँ देखो ये नेहा शर्मा जी हैं। तो नेहा शर्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो रहे हो, ठीक है। चलिए, अच्छा साउथ कह रहे हैं आप। फॉर अ प्री टेंशन बीम, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट दे रखा है आपको। इफ द अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन एंड अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट दे रखा है आपको इतना। What is the level of sustained stress in concrete at the level of steel if the loss due to creep is 3 times the loss due to shrinkage? हाँ शशांक धर, ये थोड़ा सा देखो, धर नाम में धर है भाई, वजन है। पता नहीं, देखा होगा, नाम नहीं पहचानता मैं, ये विजय देवराकोंडा, दो चार ही मालूम है। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया है, कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, श्रिंकेज स्ट्रेन दी है, क्रीप कोफिशिएंट दिया है। तो श्रिंकेज लॉस जो होता है वो सीधे सीधे एप्सिलॉन एस सी इंटू ई एस हो जाएगा। और क्रीप लॉस जो होता है वो होता है एम मॉड्यूलर रेशो इंटू क्रीप कोफिशिएंट इंटू फाई सी। फाई सी क्या होता है? कंक्रीट टेंडन के लेवल पर कंक्रीट में स्ट्रेस होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, टेंडन के लेवल पर कंक्रीट में स्ट्रेस होती है, एफ सी। अब ये आपको कितनी दे रखी है? 3 गुना दे रखी है श्रिंकेज लॉस का, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसके 3 टाइम्स के इक्वल कर दीजिए, यहां से एफ सी की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? अब एक ही क्वेश्चन है बस, जहां पर लॉस को कंबाइन करके कुछ थोड़ा ठीक से, हालांकि इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, गेट में पक्का इस पर क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस गेट के भी देख लो अगर प्री स्ट्रेसिंग के, क्योंकि मजा नहीं आया बिल्कुल प्री स्ट्रेसिंग के क्वेश्चन में, मतलब ना ईएससी के क्वेश्चंस, ठीक है, जिस तरह के बन सकते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं नहीं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। तो अब आजकल जिस तरह के क्वेश्चंस बना रहा है ईएससी में, डिफिकल्ट टाइप के, न्यूमेरिकल टाइप के, वो गेट में होंगे पक्का। In the pre-tensioning method,
टेंशन इन कॉन्क्रीट इज इंड्यूस डायरेक्टली बाय एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन इन द टेंडेंस बिफोर कॉन्क्रीटिंग, ये तो सही है। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से बी हो जाएगा, बाकी तो कोई है नहीं। ठीक है, ओनली टू। कॉन्क्रीट टेंशन में थोड़ा रहती है, कंप्रेशन में रहती है। अब देखिए दोबारा से लॉस का क्वेश्चन पूछा है तो फिर से उसी पर पूछ लिया कि सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में 25 मीटर स्पैन है, इनिशियल स्ट्रेस इतना है, द स्लिप इन द जैक ड्यूरिंग टेंशनिंग हैज बीन इतना 2, वहाँ 3 mm था, यहाँ 2 mm हो गया, बस इतना है। ये इसकी वैल्यू दोस्तों, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। जब मैंने जब दिया था ESC पहली बार, शायद तब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो मैंने नहीं पढ़ रखा था ये लॉस वॉस, तो मैंने तो ऐसे कॉमन सेंस से ही किया इसको। मैंने कहा ये दिया हुआ है, इतना स्लिप हो रहा है, तो स्ट्रेन निकाल दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया अपना आंसर। ठीक है, ठीक है, तो 1.6% आ जाएगा। इनिशियल डेल्टा एल, तो ये स्ट्रेन आ गई, एंकरेज स्लिप, लॉस आ गया। ठीक है, परसेंटेज में निकाल दिया। 2014 में, 14 या 15 में दिया था शायद, याद नहीं आ रहा अभी, याद नहीं। क्योंकि मैंने तो सिविल बीच में छोड़ दिया था, अब दोबारा मैंने 14-15 में मैंने दोबारा से सिविल के एग्जाम देने स्टार्ट किए। 2010 का बीटेक है, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा कोई रुझान था ही नहीं, मुझे तो या तो UPSC करना था या फिर अपना IIT JEE की कोचिंग इंडस्ट्री बढ़िया थी मेरे लिए, बस केमिस्ट्री पढ़ानी थी। वो तो पता नहीं कहाँ से घूम के जिंदगी, जिस चीज़ से भागा मैं 6-7 साल, उसी चीज़ में आके उसी ने पकड़ लिया। मैं पूरे कॉलेज में, कॉलेज के बाद मैं हमेशा सिविल इंजीनियरिंग से दूर भागा कि नहीं करना, मुझे जाना ही नहीं है सिविल में। स्ट्रक्चर भी चलेगा, स्ट्रक्चर भी चलेगा। चलो भाई फिर ये अब स्ट्रक्चर ही स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ो हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद प्रेफरेंस रेफरेंस टू एंश्योरिंग मिनिमम श्रिंकेज ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट? The water cement ratio and proportion of cement paste should be kept minimum to reduce shrinkage, सही बात है। Aggregates of larger size well graded for minimum void need a smaller amount of cement paste and shrinkage will be smaller, सही बात है। Harder and denser aggregates of low water absorption and high modulus of elasticity will exhibit small shrinkage, कम water absorb करेंगे। ठीक है भैया, तो सारे सही लग रहे हैं यहाँ पर, तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए फिर अब स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आज दिलीप की सामत आने वाली है कि दिलीप ने स्ट्रक्चर बता दिया और चल रहा है यहाँ पर कंक्रीट। ठीक है भाई दिलीप, चलो स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जाए। तो ILT के क्वेश्चन हमें आज स्टार्ट कर लेते हैं ना। क्या हो गया क्वेश्चन को, ये भी ड्रामा कर रहा है। ये देखो आईपैड का कमाल, ये भी हैंग कर रहा है। चलिए इसको उड़ाएं थोड़ी देर को, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे।
बिल्कुल जूम कर रहे हैं, लीजिए। क्वेश्चन है, इन अ बीम ऑफ लेंथ L 4 पॉसिबल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear at a section located at a distance of L/4 from the left support marked PQRS are shown below. The correct ILD is. ऑनलाइन मंगाइए, ऑनलाइन अमेजोन से ऑनलाइन आ जाएगा। बल्कि S6 के अब तो शायद S7 लाइट भी आ गया है। लेफ्ट सपोर्ट से L/4 पर है, यहाँ पर ये पॉइंट तो लेफ्ट वाले को नीचे खींचेंगे और राइट वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो आपके पास इस तरह से बनता है। अब ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, आपके पास L/4 अपॉन L होगा, और ये क्या हो जाएगा 3L/4 अपॉन L होगा, तो ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.75। और वैसे भी क्या है, इस लेंथ के रेशो में होता है, सिंपल सा है। ये लेंथ अगर 3/4 है तो ये 3/4 होगा, ये लेंथ अगर 1/4 है तो ये 1/4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द फोर्स इन मेंबर A ऑफ द ट्रस शोन बिलो इज गिवन बाय। तो द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द फोर्स इन मेंबर A, तो आपका ये जो मेंबर है, इस मेंबर की बात हो रही है। ये रहे आपके ऑप्शंस। शशांक ये क्या चल रहा है, AC मैंने आपको इन क्वेश्चंस को करने का इतना अच्छा तरीका बता रखा था। देखिए क्या तरीका होगा। सबसे सिंपल तरीका होता है ट्रस के क्वेश्चन को करने का, ILD का, कि इस ट्रस मेंबर के जो दो नोड होते हैं वहां पर आपको फोर्स लगाना होता है। तो पहले यहां पर फोर्स लगाओ। अब ये सोचो, जब यहां पर फोर्स लगाओगे तो ये मेंबर में टेंशन आएगी या कंप्रेशन आएगा, ये सोचो। अगर मैं यहां पर लोड लगाता हूं तो इस मेंबर में टेंशन आएगी या कंप्रेशन आएगा, ये सोचो आप। जल्दी बताओ क्या आएगी, टेंशन आएगा क्या नहीं आएगा। जब मैं यहां पर लोड लगाऊंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, टेंशन। तो पहले क्या आएगी, टेंशन। अब सोचो जब मैं यहां पर लोड लगाऊंगा तो इस लोड के लगने से मेंबर नीचे खींचेगा। जब ये मेंबर नीचे खींचेगा तो ये वाला जॉइंट नीचे खींचेगा, और जब ये जॉइंट नीचे खींचेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन। यानी कि इस पॉइंट के लेफ्ट में टेंशन होना चाहिए और इस पॉइंट के राइट में कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले में तो क्या हो रखा है, कंप्रेशन गलत हो गया। इसमें तो थ्रू आउट कंप्रेशन है, गलत हो गया। इसमें भी पहले कंप्रेशन है बाद में टेंशन है, गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। समझ रहे हैं, क्योंकि केवल इसी में ऐसा है जिसमें लेफ्ट में टेंशन है और राइट में कंप्रेशन है। एक सेकंड वेट कीजिएगा।
हाँ जी, समझ में आ गया। अब देखिए इसको प्रॉपर तरीका करने का, प्रॉपर तरीका क्या है। तो पहले हमने क्या किया, यहां पर लोड लगाया 1 का यूनिट लोड। इस 1 लोड की वजह से रिएक्शंस निकालेंगे तो बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, एकदम सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम मानकर आप रिएक्शन निकालेंगे 1 इंटू उधर की लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो ये रिएक्शन 3/4 आ जाएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या देगी 3/4 यानी कि 0.75। अब यहां पर जब आपके पास रिएक्शन आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन 0.75 या आगे 0.25, मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे, इसको यहां से कट कर देंगे। कट करने के बाद में देखेंगे जो इंक्लाइन मेंबर है इसमें मान लो फोर्स एफ है, ये एंगल 45 डिग्री है। यहाँ पर आपने 1 का लोड लगा रखा है, यूनिट लोड 1 ये लगा हुआ है, ये रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है, देखो ये वाला फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आपका साथ साथ ट्रस का क्वेश्चन भी हो रहा है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके बन गए कि मान लो अगर यही ट्रस का क्वेश्चन होता और इस मेंबर में फोर्स पूछा होता तब भी आप ऐसे ही करते। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें सिग्मा एफ वाई को 0 कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एफ कॉस 45 प्लस 0.75 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से एफ की वैल्यू हमने सॉल्व की तो 0.25√2 यानी कि 0.354 आ गई। और ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या है, टेंशन है। पॉजिटिव आई मतलब क्या है, टेंशन है। सही है, 90% डेटा यूज, तो थोड़ा सा डेटा बढ़ा लो। आप क्या करेंगे, इस लोड को यहां पर लगाएंगे। अब ये तो मिड पॉइंट पर आ गया तो लोड बराबर बराबर जाएगा, तो ये भी 0.5 और ये भी क्या हो जाएगा 0.5। अगेन इसको फिर से यहां से कट करो। अब जब इसको यहां से कट करेंगे, अगेन क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई 0 कर दो। सिग्मा एफ वाई को 0 करेंगे तो एफ की वैल्यू निगेटिव आएगी, माइनस का 0.707। माइनस मतलब क्या, कंप्रेशन। माइनस मतलब क्या, कंप्रेशन। तो अब क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया। तो यहां तक आपके पास ये टेंशन आ रहा है, देन यहां पर ये इसके आगे जो है, यहां पर ये टेंशन है और ये कंप्रेशन है। तो बी पर टेंशन था, यहां पर कंप्रेशन था, तो इनको तो लाइन से ऐसे मिला दो और इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा और इस पॉइंट पर 0 ऐसे। अब वहां पर भी जो डायग्राम बना है वो सही नहीं बना है। जो क्वेश्चन में भी जो डायग्राम दिया है मेरे ख्याल से अप टू दी स्केल ठीक नहीं दिया है। क्योंकि यहां पर 0 दिखा रहा है, जबकि 0 यहां नहीं होगा, 0 कहीं यहां बीच में होगा। ठीक है, 0 कहीं यहां बीच में होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा राइट में होना चाहिए था। हाँ, मतलब तरीका आना चाहिए, बात है कि तरीका आना चाहिए, करना तो शॉर्ट से ही है। ठीक है, इसलिए पहले शॉर्ट मेथड बताया। ठीक है, फिर आपकी स्पेशल डिमांड भी थी आईएलडी की, तो मैंने कहा आईएलडी हो रहा है तो फिर तरीके से बताया जाए आपको। ठीक है, आप ट्रस्ट के आईएलडी के लिए कुछ पॉइंट्स, ट्रस्ट के आईएलडी शॉर्टकट में कुछ पॉइंट्स और देख लीजिएगा कि ये जो टॉप कॉर्ड होती है ये कंप्रेशन मेंबर होता है। याद रखिएगा, ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज ट्रस है। तो जो लोड आएगा वो डेक पर आएगा। याद रखिएगा, लोड कहाँ आएगा, डेक पर, यानी कि यहाँ पर यहाँ लोड नहीं लगाएंगे। लोड या तो यहां पर लगेगा या फिर यहां लगेगा या फिर यहां लगेगा या फिर यहां लगेगा या फिर यहां लगेगा। लोड केवल आप यहां बॉटम जॉइंट्स पर ही लगा सकते हैं, ऊपर के पॉइंट्स पर लोड नहीं लगाना। अगर ऐसा होता है तो टॉप कॉर्ड आपका कंप्रेशन मेंबर रहेगा ऑलवेज। इसमें हमेशा क्या आएगा, आपका कंप्रेशन आएगा। तो कभी इन मेंबर का पूछे तो थ्रू आउट कंप्रेशन होना चाहिए। ये जो बॉटम कॉर्ड होती है टेंशन मेंबर होते हैं, कभी इनका पूछे तो हमेशा टेंशन आएगा। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। और ये जो वर्टिकल मेंबर है ये वैसे तो 0 फोर्स मेंबर होते हैं, वैसे तो ये 0 फोर्स मेंबर होते हैं, लेकिन अगर लोड यहीं पर लग जाए तो इसमें क्या देगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वर्टिकल मेंबर का आईएलडी पूछेगा तो क्या देखेंगे कि थ्रू आउट 0 होगा, लेकिन इस जॉइंट पर क्या रखा होगा, उसमें टेंशन आ रखा होगा। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है,
और इंक्लाइन मेंबर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप देख लेंगे कि इस जॉइंट पर लग रहा है तो टेंशन और इस जॉइंट पर लग रहा है तो कंप्रेशन। तो इस तरीके से आप आईएलडी बना सकते हो ट्रस के बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। तो डायगोनल मेंबर, कंप्रेशन एंड टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन? कीजिए फटाफट। मैं तब तक चश्मा साफ कर लेता हूं अपना। हाँ, सेम डिस्टेंस मान के चलो। अगर ये 5 दिया है तो ये भी 5 ले लो, ये और ये भी 5 ले लो, ठीक है। 5 5 ले लो डिस्टेंसेस। Beam PQRS has internal hinges in span PQ and RS as shown. The beam may be subjected to a moving distributed vertical load of maximum intensity 4 kilonewton per meter of any length anywhere on the beam. The maximum absolute value of the shear force in kilonewton that can occur due to this loading just to the right of support Q. तो Q के जस्ट राइट में बताना है। ठीक है, चलिए फिर 2 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। अरे कोई से प्रज्ञा को बता दो कि स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है, कभी ये सोच गायब तो नहीं हो गई कि आरसीसी चल रहा है, प्री स्ट्रेसिंग ही चल रहा है अभी। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, इसके जस्ट राइट में तो क्या करना होता है, इस राइट वाले पोर्शन को ऊपर उठाना होता है और लेफ्ट वाले को नीचे उठाना होता है, ठीक है। तो जब ये पोर्शन नीचे आएगा, अब देखो इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू होती है तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम थोड़ी सी लार्ज वैल्यू लेके चलेंगे जैसे यहां पर, तो जब मैं इस वाले पॉइंट को नीचे लेके जाऊंगा तो इस रोलर के ऊपर ये पॉइंट क्या जाएगा ऊपर और ये पॉइंट अपनी जगह पर है। तो यानी कि बेसिकली ये इस तरीके की शेप बनती। ये कैसी शेप बनती? इस तरह की। और ये वाला पॉइंट ऊपर जाता तो यहां पर राइट में शेप कैसी बनती कि ये पॉइंट ऊपर जाता, यहां से आता कि ये, और फिर ऐसा ये पॉइंट नीचे आता इस तरह से। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो जो डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरह का बनेगा। डायग्राम क्या बनेगा आपका? इस तरीके का बनेगा, क्योंकि अब ये लेंथ जो है वो बहुत छोटी है, जस्ट टू दी राइट है, ठीक है। तो ये आपका बन गया और आपके पास ये शेप ऐसे बन गई। क्लियर? अब आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम शियर फोर्स चाहिए।
तो मैक्सिमम के लिए लोड जो यूडीएल आप कहीं पर भी लगा सकते हो, तो मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए आप क्या कर दीजिएगा, आप इस पूरे स्पैन पर आप यूडीएल लगा दीजिए। और आपको मालूम है यूडीएल से कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। एरिया को आप यूडीएल की इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर भी प्रॉब्लम है कि चलो ये ऑर्डिनेट तो मालूम है आपको 1 हो गया, क्योंकि लेफ्ट का ये इतनी डिस्टेंस 0 हो गई, तो ये क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, तो x 0 है तो y 1, तो ये 1 हो गया। अब ये ऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये ऑर्डिनेट कैसे आएगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो यहां पर ये होगा h/5, h/5 इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। तो h बराबर क्या रहेगा 5/20, 1/4 यानी कि 0.25, तो ये आपके पास ये ऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस पूरे को क्या कर दिया यूडीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो तो बताइए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो तो बताइए। बाकी ये बेसिक तो आपको पता ही है कि किसी भी डिस्टेंस पर अगर मुझे शेयर फोर्स के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट पर इसको नीचे ले जाते हैं, राइट वाले को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मालूम है आपको, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करूंगा तो y 1 की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस डिफॉर्म्ड शेप बनानी आपको आनी चाहिए कि डिफॉर्म शेप कैसे बनेगी, इस तरह से डिफॉर्म करेगा। The span to be loaded uniformly for maximum positive upward reaction at support P as shown in the figure below is or R। तो सपोर्ट ए पर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डिफॉर्म शेप के बारे में सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इसकी डिफॉर्म शेप बनाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो जब ये पार्ट ऊपर जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिस्टेंस से ऊपर लेके जाना पड़ेगा यहां, तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी। अगर शेप ऐसी बनेगी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, पी क्यू पर और आर एस पर, पी क्यू पर और आर एस पर। तो आंसर क्या होगा इसका, कितने स्टूडेंट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर होगा डी। समझ गए, आंसर क्या होगा डी। यहां पर लोड लगाओगे और यहां लगाओगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लो। इसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, पहले मैंने इसको क्या किया, यहां से कट कर दिया। बिल्कुल तो इनडिटर्मिनेट है ना, दिस इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी कैसा बनता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कर्व्ड पार्ट अलाउ होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कर्व्ड पार्ट अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट है इसलिए यहां पर कर्व्ड पार्ट अलाउ होंगे। हाँ, कॉलम भी डिफ्लेक्ट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो कॉलम भी रोटेट करेगा रिजिड जॉइंट की कंसिडरेशन से, बट उसको हमें कंसीडर नहीं करना, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं।
तो मैंने इसे क्या कर दिया, पहले यहां से ब्रेक किया। अब देखो जब यहां से ब्रेक करूंगा, जब मैं यहां से ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, मतलब ये इस तरीके से जाता। कैसे जाता है, इस तरीके से। तो यहां से तो ये ऐसे हो गया। अब ये सोचो जब ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा तो अब इसको थोड़ी देर को यहां से फ्री कर दो कि मान लो ये सपोर्ट नहीं होती, मान लो ये सपोर्ट नहीं होती, तो जब ये वाला पॉइंट ऊपर जाता तो ये पॉइंट नीचे आता। जब ये पॉइंट नीचे आता तो इसके साथ ये राइट वाला पोर्शन का ये वाला जो पॉइंट है ये भी नीचे आता और ये इस तरीके से पहुंच जाता। लेकिन यहां पर तो सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट क्या करेगी, क्या इस एस पॉइंट को ऊपर जाने देगी, नहीं, ये इस एस पॉइंट को वापसी नीचे खींच लेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से ही नीचे खींच लेगी, तो यहां पर जो होगा वो इस तरीके का होगा और इसने तो नीचे आना ही है, तो ये डिफॉर्म शेप इसकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी। क्लियर है। तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम का आईएलडी डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पर इक्का दुक्का इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, हाँ जी, हो गया। तो द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आईएलडी शोन इज फॉर द मेंबर, कौन से मेंबर के लिए ये आपने बताना है, कौन से मेंबर के लिए। तो लेफ्ट में कंप्रेशन है और राइट में टेंशन है, लेफ्ट में कंप्रेशन है और राइट में टेंशन है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बताया है, जो पीक्यू मेंबर है वो तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पीक्यू क्या है, हमेशा आपका कंप्रेशन आएगा। अच्छा, आरएस नहीं हो सकता, इसमें तो हमेशा क्या आएगा, टेंशन आएगा। अच्छा, क्यूएस नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूएस या तो जीरो फोर्स मेंबर होगा, या तो जीरो फोर्स मेंबर होगा, ठीक है, या फिर उसमें टेंशन आएगी। नहीं, नींद नहीं आ रही, एक्चुअली पानी खत्म हो गया, पानी मंगाया है। ठीक है, पानी मंगाया है। मैं आज सोच रहा कहीं आज फिर पानी मंगा रहा हूँ और कहीं माइक की आवाज लीक ना हो रही हो। ठीक है, चलिए। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, पीएस हो गया। आंसर कर लो, ये है तो पीएस, आंसर पीएस हो गया। ठीक है, आंसर इज पीएस। क्यों है पीएस, क्योंकि देखो अब ये इस तरीके से इंक्लाइंड है, जब मैं यहां पर लोड लगाऊंगा आर पर तो ये जॉइंट पी नीचे आएगा, जब ये पी जॉइंट नीचे आएगा तो उसकी वजह से इस मेंबर के अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन। और जब मैं लोड यहां पर लगाऊंगा तो ये एस जॉइंट नीचे आएगा तो उसकी वजह से खींचेगा, क्या आएगी इसके अंदर, टेंशन। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
समझ में आ गया? कितनी बढ़िया ट्रिक थी। देखो एलिमिनेशन से ही हो गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं पड़ा, एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन हो गया आपका। डिम्पल जी ये सीक्रेट बात है, इसके लिए आपको प्रज्ञा जी से अकेले में बात करनी पड़ेगी बाद में। ठीक है, तब वो बताएंगे आपको कि सब हंस क्यों रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए। आइडेंटिफाइड फ्रॉम फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एम ए। करना है क्या? जीरो दे रखा है ऑप्शन में। सवाल करना है क्या? ऑप्शन में जीरो दे रखा है, लगा दो टिक। चलो जीरो ही होगा फिर। चलिए फिर भी कर लेते हैं। Identify from the following the correct value of the bending moment MA in kilonewton meter units at the fixed end A in the statically determinate beam shown below with internal hinges at B and D when a UDL of 10 kilonewton per meter is placed on the spans। हिंट भी दे रखे यार, ये तो बड़े अच्छे हैं गेट वाले, पुराना सवाल है। हिंट दे रहे हैं, कह रहे हैं स्केचिंग द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर MA और अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेक्स द सॉल्यूशन इजी। तो कितना ध्यान है बच्चों का, एक वो जमाना था और एक अब जमाना है, अब तो बच्चों की जान ले रखी है इन्होंने। ठीक है, दोनों मेथड की हिंट दे दी। जीरो वो भी ऑप्शन सी में, ए पर नहीं है। तो देखिए क्या करना होता है आपको। पहली बात तो यहां पर भी आपको इंटरनल हिंज बनानी होगी, यहां पर इंटरनल हिंज हिंज बनानी होगी, और लेफ्ट पार्ट को एंटी क्लॉकवाइज और राइट पार्ट को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। जब हम राइट, अब लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर हिंज बनाकर जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो सिस्टम कैसा बनेगा, ये मेंबर ऐसे आएगा नीचे, तो ये हिंज नीचे पहुंच जाएगी, तो ये ऐसे आएगा, ऐसा बनेगा। जब ये बी नीचे आएगा तो इसके ऊपर ये इस तरीके से जाएगा, ये हिंज यहां पहुंच जाएगी, और ये फिर ऐसा। तो अब आप ये देखेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल बीम है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो जितना ये पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही ये निगेटिव एरिया आएगा, तो नेट एरिया क्या हो गया, जीरो हो गया, और नेट एरिया जीरो हो गया तो मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या है इसका, जीरो है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो यहां पे समझो। ठीक है, समझ ना आई तो टुस्सन ले लो। तो भाई यहां पर हमने क्या किया, ये हिंज बनाई, एक हिंज यहां पर है, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, और बेसिकली यहां से यहां तक का ये एक रिजिड बार है, तो ये इस तरीके से जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां पर ये जाएगा, अब ये पॉइंट ऊपर ये ऐसे, बस ये बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब लेफ्टो एरिया और राइटो एरिया सेम है, तो नेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम, a simply supported beam with an overhang is traversed by a unit concentrated moment from the left to the right as shown below। ठीक है भाई, ये
तो ये आपके पास एक सिंगल ओवरहैंग बीम है और यहाँ पर यूनिट मोमेंट जा रहा है m बराबर 1 किलो न्यूटन मीटर का। तो इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिएक्शन एट बी, बी पर रिएक्शन के लिए आपने ILD बनाना है, बी पर रिएक्शन के लिए ILD बनाना है। तो बनाइए। वन बाई एल तो सब में है। अब देखिए इसको करने का तरीका, सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम है कि मोमेंट की वजह से देखो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। पहली बात तो देखो यहां पर ये इस तरह से, जब ये मोमेंट यहां पर लगेगा, नहीं खाली जीरो नहीं है, जीरो एवरीवेयर लिखा है, यहाँ पर जीरो नहीं है ऑप्शन में, जीरो एवरीवेयर लिखा है, इस वजह से इसको नहीं लेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का। देखो जब मोमेंट यहां पर होगा तो तब नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मोमेंट अगर यहां होगा तब भी बीम क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी, और मोमेंट यहां होगा तब भी बीम क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी। चलो ऐसा करते हैं, सुनिए ध्यान से, इस बीम पर कोई और लोड तो है नहीं, मैं शॉर्टकट सोच रहा हूं इसका। रहने दो, एक काम करो यार, आप तरीके से रिएक्शन कैलकुलेट ही कर लो। तो सिंपल सा है, आप दो केसेस लेके चलो, एक जब मोमेंट आपका यहां पर कहीं लग रहा हो और जब एक मोमेंट यहां पर कहीं लग रहा हो, दो केस बनेंगे, रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए और आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए, सिंपल सा है, आपका आ जाएगा। चलिए तो हमने क्या किया, पहले इस सीए पार्ट में जब ये मोमेंट लग रहा था आपका यहां पर ये मोमेंट लग रहा था, यहां पर जब ये मोमेंट लग रहा था तब बी पर रिएक्शन बताओ। तो ए पॉइंट के अबाउट आप क्या करोगे, मोमेंट को जीरो कर दोगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, इसकी वजह से क्या आएगा आपके पास, क्लॉकवाइज मोमेंट, और बी पर रिएक्शन की वजह से क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो 1 माइनस आर बी इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, तो आर बी की वैल्यू आ गई 1 बाई एल, और 1 बाई एल कैसा आया, पॉजिटिव, 1 बाई एल कैसा आया, पॉजिटिव। अब ये मोमेंट जो है यहां 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 कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। बात क्लियर होगी। तो इस पोर्शन में कहीं पर भी मोमेंट होगा तो जो रिएक्शन होगी बी पर वो कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी, 1 बाई एल। तो सवाल तो आपका इसी से सॉल्व हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि सब में बना। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, इसका शॉर्टकट आ गया। ठीक है, अब जो मैं सोच रहा था वो आ गया, इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, वो पता नहीं मेरा ही कंफ्यूज, किसी ने आंसर गलत तो नहीं दिया था ऊपर। ठीक है, अब देखो जब मोमेंट यहां पर लगाओगे आप, अब जब मोमेंट यहां पर लगाओगे, अब आप इसके अबाउट जीरो कर कीजिए। ठीक है, इसके अबाउट तब भी क्या होगा, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये 1 क्या है, क्लॉकवाइज है।
बीम पर है ना, बीम का आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना है। तो ये क्या कर रहा है, इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। तो 1 माइनस आर बी इंटू एल, तो आर बी इज इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन एल, तो अभी भी तो यानी कि क्या है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अब मैं उस समय ये सोच रहा था जब मैं ये कर रहा था कि देखो जब ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो ये बीम जब इस तरह से घूमेगी, जब ये बीम इस तरह से घूमेगी तो ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे दबेगा। जब ये पोर्शन नीचे दबेगा तो यार रिएक्शन ऊपर ही लगेगी ना, तो रिएक्शन हमेशा ऊपर आएगी। जब रिएक्शन हमेशा ऊपर आएगी तो ये और ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, और ये कह रहा है 0, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। समझ गए, केवल इतना देखने से कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो मोमेंट चाहे यहां पर लगे, चाहे यहां पर लगे, चाहे यहां पर लगे, इस बीम के रोटेशन की टेंडेंसी क्लॉकवाइज होगी। तो जब ये इस तरीके से जाएगा तो ये सपोर्ट भी नीचे की ओर दबेगी, कंप्रेस होगी, तो यहां पर रिएक्शन ऊपर की ओर ही आएगी। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में उस समय ऐसा लगा, मैंने कुछ या तो आपका कोई ऑप्शन पढ़ लिया या क्या पढ़ लिया, मेरे दिमाग में आंसर ए घूम रहा, मतलब मुझे ऐसा धोखा हो गया कि आंसर ए है। अब मैं वही सोचू कि यार लॉजिक से तो यहां पर ये रिएक्शन कंप्रेशन नहीं आनी चाहिए, और डायग्राम बन रहा है ये ठीक है, तो इसलिए इससे हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पी लेता हूं मैं तब तक। द गिवन फिगर शोज अ Pratt truss. द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर मेंबर इन बीसी विल बी। अब बीसी का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बोला था या तो 0 रहेगा या टेंशन रहेगा इसमें। ठीक है भाई, तो इसके इतने स्पेन के लिए तो क्या रहेगा, आपको ये ट्रायंगुलर मिलेगा, और उसके आगे आप कहीं पर भी लगाओगे ये क्या रहेगा, हमेशा 0 फोर्स मेंबर रहेगा। क्या रहेगा, 0 फोर्स मेंबर रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, सी, डायरेक्ट आपका शॉर्टकट वर्क करेगा। बाकी तरीके से आप चाहो तो सॉल्व कर ही सकते हो कि जब आप यहां पर लोड लगाएंगे तो यहीं पर रिएक्शन आएगी, तो कोई फोर्स आएगा ही नहीं, तो 0 होगा। जब यहां पर लोड लगाऊंगा 1, तो इसके अंदर 1 आएगा। जब यहां पर लोड लगाऊंगा तो इसमें फिर से 0 हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू 1 हो गई, यहां पर 0, यहां पर 0, इसको ऐसे मिलाया और फिर ये थ्रू आउट 0। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the continuous beam shown in figure, the influence line diagram for support reaction at D is best represented as। For the continuous beam shown in figure, the influence line diagram for support reaction at D is best represented as। तो ये क्या स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, देखो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है, क्यों, क्योंकि 2 रिएक्शन हटानी पड़ेंगी और 2 कंस्टेंट ऐड करनी पड़ेंगी, एक यहां पर और एक यहां पर, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अब स्टैटिकली डिटर्मिनेट में क्या होता है, कर्व्ड पार्ट अलाउड नहीं होता। तो ये वाला पार्ट जब आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो अगर ये सी पॉइंट भी ऊपर उठा तो ये इस तरीके की शेप बनने लगेगी कर्व। तो
ए से लेकर सी तक ये पोर्शन कहीं नहीं जाने वाला, ये एज इट इज रहेगा। केवल सी के अबाउट ये वाला पॉइंट फ्री होकर ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो केवल एक सी ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है आपको। केवल एक सी ऑप्शन ही आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. In the beam shown in the given figure, for all positions of load W except x equal to 0. ठीक है, x इक्वल टू 0 पर मतलब लोड यहां नहीं लगाना, बाकी आप कहीं भी लगा सकते हो। तो डिफ्लेक्शन इज 0 एट ए, सही बात है, तीसरा तो आपका करेक्ट होगा ही होगा। और तीसरा अगर आपका करेक्ट है और डिफ्लेक्शन इज 0 एट बी, बी पर भी डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो आपका चौथा भी करेक्ट है। और तीसरा और चौथा एक ही ऑप्शन में करेक्ट आ रहे हैं, जो कि डी, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, लो जी, इसमें तो कुछ करना ही ना पड़ा। ठीक, अब बात आती है 1 और 2 में। तो यानी कि क्या हो गया, 1 करेक्ट हो गया, यानी कि बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट बी। तो इस केस में आप डायरेक्टली याद रखो कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम होगा, बी पर होगा, लोड के नीचे नहीं होगा। अब इसको अगर करना चाहो तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही रिएक्शन निकालना पड़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। रिएक्शन कैसे आएगा आप समझ गए, यहां पर डिफ्लेक्शन को 0 करके आपके पास रिएक्शन निकलेगी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। फिर आपको W के नीचे मोमेंट लिखना पड़ेगा और यहां पर मोमेंट लिखना पड़ेगा, और दोनों मोमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्रुव आ गया था, लेकिन आज उसकी रूम में एंट्री अलाउ नहीं थी, उसको तबीयत खराब है काफी। डॉक्टर ने डरा दिया, 4 दिन से उसकी जो नाक बिल्कुल बंद है, मुंह से सांस ले रहा था। तो दिखाने ले गए डॉक्टर को, तो बोलते हैं कि इसके जो नाक का मांस जो है वो बढ़ गया है। अब कल बड़ी टेंशन रही पूरे दिन इस बात की। अब खैर बाद में फिर मालूम चला कि बेसिकली वो मांस नहीं बढ़ा है, तब वो जो है थोड़ा सा नाक जम सी गई है बिल्कुल ना, तो उस वजह से मतलब बंद हो गई है। तो वो सिनोसाइटिस बोलते हैं ना, सिनोसाइटिस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या है, बिल्कुल आंखों के नीचे नाक बंद होने की वजह से
आंखों के नीचे, गालों में, इधर सब में स्वेलिंग हो गई, और तो पूरा मतलब उसके पेन था। हमें लगा कि होता किसी कीड़े ने काट लिया हो या कुछ हो। हाँ, तो सिनुसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। अब खैर अब आराम आराम हो रहा है। तो पूरा सब आंखों के नीचे सब में स्वेलिंग, उसकी वजह से क्या था ना, गर्दन तक में दर्द होने लगा उसका, माथे में, नाक में तो है ही। और पूरी रात मुंह से सांस लेता है, नाक से सांस नहीं ले पाता सोते समय। पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। एक्चुअली जो वेदर चेंज हुआ ना, पीछे बारिश वारिश हो गई थी तब से। हाँ, भाप आज दिलवाई थी भाप। बहुत दिक्कत होती है। अब वो नहीं सो पाता था, हमें भी दिक्कत। सबसे मेन बात है कि हमने यहाँ पे एक बड़े सर्जन हैं ईएनटी के, उनका नंबर नंबर भी सब लगवा लिया था, वहां लेकर जाने ही वाले थे। बट हमने घर पर ही खुद ही पहले उसको चेक किया, तो घर पे ही हमें सोल्यूशन समझ में आ गया। तो अब ठीक ठीक हो रहा है। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो है ना, बच्चे जिद करते हैं बस। अब वो, अब एसी चल रहा है, अब गर्मी तो है बहुत बाहर, अब उसका अंदर आना था, एसी की हवा खानी है। ठीक है, अब ठंडे फ्रिज में कुछ भी ठंडा रखा है, ठंडा खाना है। नोज ड्रॉप तो नहीं ट्राई की। अगर आपके पास हो तो मुझे उसका फोटो भेज देना। और ट्रिविन ड्रॉप भी अति ठीक है शशांक, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना ये नाम। ठीक है। The maximum bending moment at the left quarter point of a simple beam due to crossing of UDL of length shorter than the span in the direction left to right would occur after the load had just crossed the section Y. कोई बात नहीं, शशांक भेज देगा, शशांक के पास है ना। लेफ्ट क्वार्टर मतलब ये Ly4, तो ये 3Ly4। तो आपका यूडीएल क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, सेम रेशो में। तो 3/4 ऑफ इट्स लेंथ क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं ना इसको, बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं ना। और अगर वीटो इसका शशांक, अगर इसकी मतलब अगर आपके पास हो ड्रॉप, तो उसका पिक वगैरह हो तो वो मेडिकल वाले को इजी हो जाता है देने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जूनियर नाम से आती है, ठीक है, ऑट्रिविन जूनियर। चलो, मैं अब तो याद हो गया, अब तो याद रहेगा ऑट्रिविन। बाकी मैं गूगल कर ही लूंगा इसके बारे में। The influence line RC for the beam shown in figure 1 will be। तो बनाओ पहले, फिर आपको दिखाते हैं ऑप्शंस बाद में।
तो डिटर्मिनेट है क्या ये बीम? बिल्कुल है। 2 रिएक्शन एक्स्ट्रा हैं, आरसी और आरडी, और 2 ही कंस्टेंट लगानी पड़ेंगी। तो सी पर है तो सी पॉइंट को ऊपर उठाएंगे, तो भैया ये तो पूरा रिजिड है, ठीक है। तो ये सी पॉइंट जब ऐसे जाएगा, और डी पॉइंट यही रहना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? डी पॉइंट यही रहे और सी पॉइंट यहां पहुंच जाए, और इसको रहना भी स्ट्रेट है, मुड़ सकता नहीं, तो भैया फिर तो ये ऐसे ही जा सकता है। यही एक तरीका है। यह है क्या? क्योंकि बी से लेकर यहां तक ये पूरा एक सिंगल, एक रिजिड बार है, ये एक रिजिड बार है। तो जब मैं इसको हटाऊंगा और इस सी पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये इस तरीके से इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, तभी ये पूरा एक स्टेट मेंबर रह सकता है। यही आ रहा है क्या? ऐसे आया, ठीक है। तो शेप तो ये बनेगी, बाकी आप कैलकुलेशन कर लो। अब ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब अगर ये वैल्यू 1 है यहां पर, तो यहां पर भी वैल्यू 1 होगी। ये वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी? 1.5 हो जाएगी। ये वैल्यू 1.5 हो जाएगी। बी पर 2 नहीं होगा, बी पर 1.5 होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेशन से खत्म हो गया, आंसर आपके पास यही हो गया। कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेंगी, आंसर ये हो गया। नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये 1 है एल पर, तो 1.5 होगा L/2 पर। देखो ये 3L/2 हो गया ना, तो 3L/2 पर 1.5, क्योंकि L पर कितना है? 1 है। एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजिड बार होगी, ये समझ नहीं आता है, ये बताएं। ओके बेटा, ये सोचो ये बीम आपके पास है, ये है ना। अब अगर मैं इस पॉइंट को, यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये पॉइंट सी है आपके पास, ये पॉइंट डी है। अब मुलर ब्रेसल्यू प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर रिएक्शन निकालनी है उसको यूनिट डिस्टेंस से ऊपर लेकर जाना है। तो अगर मैं सी पॉइंट को ऊपर लेके जाता हूं, तो ये तो पूरी की पूरी बीम ऐसे जाने लगेगी ना। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बार है, यहां से यहां तक क्या है? एक सिंगल बार है। अब लेकिन ये डी पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो कैसे पॉसिबल है कि ये पॉइंट ऊपर भी पहुंच जाए और डी पर भी रहे? तो उसके लिए क्या होगा? ये कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह से। अब क्या हो गया? देखो डी पॉइंट अपनी जगह पे भी रहा और सी पॉइंट ऊपर पहुंच गया, लेकिन इससे क्या हो गया? बी पॉइंट यहां पर हो गया। बी क्या है? यहां पर कनेक्टेड है, जो कि हिंज है। अब इस हिंज को भी क्या है कि इसको यहां पर रहते हुए इसे ऊपर जाना है, तो ये कैसे जाएगा? इस तरह से। समझ गए? तो यहां से यहां तक ये क्या है? एक सिंगल पीस है, इसको स्ट्रेट रहना है, क्योंकि स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, कर्व अलाउड नहीं है, ठीक।
तो ये स्ट्रेट कैसे रहेगा, केवल इसी तरह से ये स्ट्रेट रह सकता है। तो सी पॉइंट, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि सी पॉइंट को यहां ले जाओ और डी पॉइंट को अपनी जगह पर रहना है। सी पॉइंट को कहां ले गए बच्चे, देखो एक और बढ़िया तरीका निकल कर आया। सी पॉइंट को यहां रहना है, डी पर यहां रहना है। अब सी को ऊपर लेके जाऊंगा, डी पर यहां लेके जाऊंगा और इसको स्ट्रेट लाइन भी रहना है। तो क्या होता है, दो पॉइंट से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में उसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। इसको स्ट्रेट लाइन ही रहना है। तो सी पॉइंट यहां पहुंच गया और डी पॉइंट अपनी जगह पर है। तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, तो लाइन मिल गई। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, एक तरीका ही हो गया। अब बी वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, तब इस पॉइंट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा यहां पर। तो इसके अबाउट तो रोटेट कर ही जाएगा, तो रोटेट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे भी बन गया, ऐसे भी बन गया, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। A beam with cantilevered ends is shown in the given figure. Which one of the following diagrams represents the influence line diagram for shear for section just to the right of support A? इसके जस्ट राइट में, तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट राइट में होगा तो थोड़ा सा आप यहां सोचो। तो लेफ्ट वाला पोर्शन नीचे जाएगा, तो ये पोर्शन ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, और फिर ये ऐसे, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को बस ए के क्लोज ले जाओ और बिना कैलकुलेशन के आंसर तो आपके ऐसे ही आ गया, ठीक है। आंसर इज ए। ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता आईएलडी में, है ना, इजी इजी चीज है। समझ में आ गया। अब देखो ये एल है और ये वैल्यू 1 है, तो 1 पर अगर एल होगी तो एल बाई 4 पर कितनी होगी, 0.25। तो इधर भी एल बाई 4 पर कितनी होगी, 0.25। ये लेफ्ट वाला कैसे आया, नींद आ रही है, टाइम के बड़े पक्के हो दिलीप यार। देखो ये ऐसे आया वाला, इसको फिर बनाना पड़ेगा मुझे, तो बना देता हूं। देखो यही है ना, हमने इसे यहां से कट किया, कहां से कट किया, यहां से। अब सोचो जब इसको कट करेंगे तो लेफ्ट वाले पोर्शन को कहां लेके जाना होता है, नीचे, और राइट वाले पोर्शन को कहां लेकर जाना होता है, ऊपर। स्लाइडर लगाते हैं तो ऐसे ही होता है ना। तो कैसा दिखेगा आपको ये, अब इस सपोर्ट के अलोंग यहां पर क्योंकि सपोर्ट है, तो जब ये वाला पोर्शन नीचे आएगा तो रोटेट करते हुए ऊपर नहीं जाएगा। तो ये ऐसे हो गया, ऐसे आया,
अब ये वाला पोर्शन, अब देखो इस राइट वाले पोर्शन को देखो, जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहां से यहां तक रहना तो स्ट्रेट है, तो इस पॉइंट को यहां रहना है, और ये वाला पॉइंट यहां चला गया, दोनों पॉइंट को मिला के लाइन बनानी, तो लाइन ऐसी जाएगी, तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया और इस पॉइंट को आपका यहीं रहना है, तो इनको मिलाते हुए लाइन ऐसे बना दी। ये पॉइंट भी बहुत बढ़िया मिला है आपको आज का, कि 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लो और 2 पॉइंट को मिलाते हुए लाइन एक्सटेंड कर दो, बाकी पॉइंट अपने आप मालूम चल जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। जब ये वाला पॉइंट ऊपर गया और ये सपोर्ट पर अपने जगह पर रहना है, दोनों पॉइंट को मिला के लाइन बना दो आगे पीछे जहां भी बन रही है, तो अपने आप डिफॉर्म शेप देगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल कर आया आज। ठीक है भाई, तो आपका ऐसा बनेगा। लेकिन हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि इस सपोर्ट के जस्ट राइट में, तो जस्ट राइट में करना होगा, तो इस पूरे सिस्टम को क्या कर लो, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराते जाओ। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा दिया हमने, मुझको भी तो शिफ्ट करा दे, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे। ठीक है भाई, तो ये आ गया, समझ गए, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मोमेंट पूछा होता तो क्या दिक्कत थी, मोमेंट पूछ लो। तो देखो यहां पर मोमेंट पूछा है ना, तो आप थोड़ा सा यहां बनाओ दूर, तो इसको इधर रोटेट कराएंगे और इसको इधर रोटेट कराएंगे, यही तो होता है। तो रोटेशन के बाद में क्या होगा, ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो ये पॉइंट ऊपर पहुंच गया। अब देखो यही प्रिंसिपल लगाओ जब बताया। अब ये पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट यहां आ गया, ये ए है और ये बी है, तो अब ए पॉइंट को तो अपनी जगह पर रहना है, तो 2 पॉइंट मिल गए, इनको मिलाते हुए आपने लाइन खींच दी। अब सी पॉइंट है लेकिन बी पॉइंट तो वहीं रहेगा, तो सी और बी को मिलाते हुए लाइन आगे बढ़ा दी, लो जी बन गया आपका। अभी आपका किसके लिए बना, सी यहां पर है, लेकिन अगर इसके सपोर्ट यहां पर होगा, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता जाऊंगा, ये लेंथ कम होती जाएगी, ये लेंथ कम होती रहेगी, तो क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिफेंडिंग अपॉन कंडीशन।
वैसे यहाँ पर हिंज पर मोमेंट कर तो सही रहे हैं, बन क्यों नहीं पा रहा है, कुछ बढ़िया फिगर नहीं बन के आ रही। या तो हिंज पर जीरो आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, या तो हिंज पर जीरो आना चाहिए, है ना। लेकिन अगर इस पर जीरो रहेगा और ये भी जीरो रहेगा, हाँ, तो इसका मतलब सही हो रहा है, हमारा नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। हाँ सही तो है, सही है। देखो कैसे, एक काम करो ना यार, आप एक बार बताओ, आपने यहां पर लोड लगाया, मान लो यहां लोड लगा लिया, जब आपने यहां पर लोड लगाया, क्या इस पोर्शन में कोई लोड है? क्या यहां पर कहीं पर कोई लोड है? लोड नहीं है। जब यहां पर लोड नहीं होगा तो यहां पर क्या मोमेंट आएगा? मोमेंट नहीं आएगा, कोई मोमेंट आने वाला नहीं है, ठीक है। देखो यार, सिंपल सी बात है, यहां पर हिंज बनाएंगे, इसको इधर रोटेट करेंगे और इसको इधर रोटेट करेंगे। अब रोटेशन में होता क्या था, ये ऑर्डिनेट हमें मिलता था, हाँ ठीक तो आ रहा है, ये ऑर्डिनेट कितना आता था हमारे पास, ये ऑर्डिनेट आता था ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही आता था ना। अब ए क्या होता था, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती थी, और बी क्या होती थी, राइट साइड की डिस्टेंस होती थी। अब लेफ्ट साइड की डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो ये ऑर्डिनेट क्या मिल गया, जीरो मिल गया। जब ये ऑर्डिनेट जीरो मिल गया तो ये पॉइंट अपनी जगह पे ही रह गया। ये पॉइंट अपनी जगह पर रहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट अपनी जगह पर रहने का मतलब क्या है कि जीरो, तो आप केवल लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट में घूमेगा, यानी कि यही बनेगा, बस यही है, बिल्कुल सही बना रहे थे हम, यही बनेगा इस वाले केस में, ये बनेगा। अब ये क्यों बनेगा तो इसको समझो, जब लोड आपका इस रीजन में है, लोड ध्यान देना, चाहे आपका यहां पर, यहां 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 कहीं पर भी हो, आपका लोड यहां पर कहीं पर भी हो, यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, कैलकुलेट करके देख लो, किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैं चाहे लेफ्ट से कैलकुलेट करूं या राइट से कैलकुलेट करूं, सेम आना चाहिए। अब इस सपोर्ट के लेफ्ट में देखो कोई लोड ही नहीं है,
जब कोई लोड ही नहीं है तो इस डायरेक्शन से मोमेंट आएगा क्या? नहीं। तो आईएलडी क्या बताता है? आईएलडी ये बताता है कि जब लोड यहां पर है तो उस समय वहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो जब लोड यहां पर कहीं पर भी रहेगा तो आपको आईएलडी नहीं मिल रहा, मतलब इस पूरे में क्या रहेगा? बेंडिंग मोमेंट जीरो। लेकिन जब लोड यहां पर रहेगा, तो आपको यहां पर बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी वजह से भी मोमेंट आ रहा है और यहां पर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का भी मोमेंट आएगा। ये दोनों ठीक है। तो अब यहां पर मोमेंट आएगा, वो कितना मिलेगा? इतना। जब ये लोड इसके पास में आ जाएगा तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा? डिक्रीज करके इतना रह जाएगा क्योंकि लेंथ कम होगी। अब ये लोड और पास आ जाएगा तो ठीक है। अब देखो यहां पर राइट में रिएक्शन है, राइट से कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए रिएक्शन अवेलेबल है, वो उस रिएक्शन की वजह से आएगा मोमेंट। और जब ये यहां पर आएगा जीरो। अब जब मैं इस पोर्शन में आ जाऊंगा, जब मैं यहां आ जाऊंगा तो अब इस पॉइंट के, जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है उस पॉइंट के लेफ्ट में कोई लोड नहीं है, तो यहां पर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ये बनेगा आपका, ये बनेगा इसका, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का। नाउ फुल्ली एग्जॉस्ट। एक काम करता हूं मैं, अब आपको ये कंप्लीट पीडीएफ दे देता हूं क्वेश्चन की। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तो कल हम क्या करेंगे? स्टिफनेस, कल हम लोग मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, मैट्रिक्स मेथड के स्ट्रक्चर की रात वाली क्लास में। शाम में तो आपका प्लास्टिक एनालिसिस होगा। और जिन भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आए फिर वो आप पूछ लेना, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो कल हम लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें आपको दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया? तो मैं आपको ये कंप्लीट पीडीएफ दे दे रहा हूं। स्ट्रक्चर की बाकी क्वेश्चन की तो पीडीएफ कल दे दी थी ना। तो मैं स्ट्रक्चर की कल के, आज के जो जितने भी क्वेश्चंस थे कल के, वो सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। और इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन आईएलडी के अलावा डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी के भी हैं। उनको आपकी मर्जी है, आप उन्हें करना चाहते हो तो कर लेना, वरना मत करना, जैसा आप चाहो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस हैं सारे स्ट्रक्चर के। तो कल की, आज की ये कंप्लीट पीडीएफ है। तो जो भी क्वेश्चन ना हो बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग हो गई अब तो। लेकिन भैया देखो कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस करने, नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। ट्राई जरूर कर लेना, और जिन भी क्वेश्चन में दिक्कत है मैं एक तरफ से क्वेश्चंस को बढ़ा दूंगा आगे, ये दिखा दूंगा आपको। जिन जिन क्वेश्चन में दिक्कत आएगी वो क्वेश्चंस आप बोल देना, ठीक है। ओट्रिविन जूनियर, हाँ वो उसने भेज दिया, शशांक ने मुझे मैसेज। चलिए ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।